अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सीफैब का सवाल करते हैं। आप देखिए है जी। हाँ, स्प्रिंग 21 वाले क्वेश्चन की होमवर्क जो इनकम स्टेटमेंट कही थी होमवर्क, अगर किया है तो आंसर टैली करा देता हूँ। हाँ जी, कितना आ रहा है प्रॉफिट? ओए ओए ओए। स्प्रिंग 21 किया है अगर तो प्रॉफिट 30 बस। अच्छा, सेल्स कितनी है? तो प्रॉफिट पे 500 कैसे हो गया? फिर 52 यानी, अच्छा हाँ जी 41। अच्छा, चलें नेड़े नेड़े ही हैं। और है बस सिर्फ 7। अच्छा, तो इतने 40 के आसपास ही है। इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन में मजीद क्या? हम्म, हम्म। इनकम स्टेटमेंट मांगी है ना, इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने को नहीं कहा, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अगर प्रॉफिट कंप्यूट करने को कहा होता तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा है। स्प्रिंग 21 जिन्होंने किया है, सवाल की असल रिक्वायरमेंट तो कैश फ्लो ही थी। मैंने खुद कहा था बजटेड इनकम स्टेटमेंट। चलें देख लें, भी टैली कर लें। सेल्स, कैश सेल्स 62.32, क्रेडिट सेल्स वो भी बेशक टुकड़ों में ही थी, या अगर टोटल कर लिया तो बता दें। 265.88, 328 पॉइंट 328.19, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस, और एक चीज मुझे लगता है शायद उसमें गड़बड़ की होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड्स नहीं है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स नहीं, हम तो पूरे 6 महीने की बना रहे हैं ना, तो 6 महीने के शुरू में तो कोई ओपनिंग नहीं है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल जी, कॉस्ट पर यूनिट, सेल प्राइस निकालने के लिए उसमें तो हमने वो कौन सी वाली बताएं? 1133 में रॉयल्टी भी शामिल है और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी शामिल है, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी है। रॉयल्टी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग रॉयल्टी किस बात की दे रहे हैं? ये कल भी शायद सवाल पूछा नहीं था आपने। डिपेंड करता है कि हम लोग जो रॉयल्टी दे रहे हैं वो सेल से कनेक्टेड चीज है या मटेरियल की यूज से कनेक्टेड चीज है। जैसे इसमें
और कितने गया सवाल? ले सकते हैं, रॉयल्टी को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, तो ले सकते हैं। लेकिन वो जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, इसमें हम लोग पर यूनिट कॉस्ट तो निकाल चुके हुए हैं, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर मटेरियल कन्वर्जन अलग अलग लिखना है वो भी कर सकते हैं, तो हम स्ट्रेट पर यूनिट कॉस्ट बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो फिर उसमें क्लोजिंग फिनिश गुड्स जी वही कह रहा हूं ना, जो कॉस्ट पर यूनिट है उसमें से ऑपरेटिंग छोड़ के बाकी हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो वो इधर सीधा ब्रैकेट में यूनिट्स ही ले लेते हैं। वो जो 1133 है, उस 1133 में 94 भी शामिल है, वो नहीं है प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा, तो 999 एक है, और अगर 40 इसमें शामिल करना है तो कर सकते हैं। इनटू कितने यूनिट्स हमने बनाए, पूरे 6 महीने में कितने बनाए, 270, और 50 स्टॉक है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है। अच्छा, ये भी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी है, वो तो मिस ही कर दिया क्या जी? ओहो, अच्छा मैंने ना बजटेड इनकम स्टेटमेंट सिर्फ बनाना चाह रहा था। ये जो मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन है ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर था, वहां पर एग्जामिनर को इससे कंसर्न था कि मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बनानी है कि अब्जॉर्प्शन की, फिर वो रिकंसाइल भी करके देना है। एमएफए में ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि सवाल ये कॉस्ट अकाउंटिंग के दौर का है, इसलिए ये मार्जिनल कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब आप इसकी इनकम स्टेटमेंट इस शक्ल की भी बना सकते हैं, मार्जिनल वाली भी बना सकते हैं। वो चूंकि कॉस्ट के चैप्टर में ये मसले थे, एमएफए में इतना नहीं है कि मार्जिनल वाली बनानी है कि अब्जॉर्प्शन वाली बनानी है। अच्छा, कौन सी बना दूं? मार्जिनल वाली बना देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। लो जी, मार्जिनल वाली बना देते हैं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 999 प्लस 40 यानी 139। ट्रिपल 9 ही थी ना भाई, है 270 और प्लस 40 इंटू 50, टू 80.05 51.95 टू दिस इंटू दिस करिए तो ये क्या आ रहा है 280.53, और ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या बनी 228.58। कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गया 99.62। इसमें से वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस हो गई जो कि थी 94, और यूनिट सोल्ड हैं 20.68। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, अरे तो जो प्रोड्यूस करेंगे तो उसको इवेंचुअली तो बेचेंगे ही ना, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। कौन सी रेशियो बनेगी, लेकिन वेरिएबल है ना। अच्छा, इस सवाल में ना चूंकि इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थी नहीं, तो इसलिए उसने कुछ चीजें इस तरह से केयरफुली नहीं लिखी होंगी जो इनकम स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती। तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनका ताल्लुक यूनिट सोल्ड से होता है। अब अगर आप इस 94 को मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड कर लें, क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो भी ठीक है। और अगर आप कहें कि इसने कहा है 94 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो टोटल तक पहुंचने के लिए प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करना है, तो वो जबरदस्ती हो जाएगा। वरना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रोडक्शन खर्चे नहीं होते, एडमिन सेलिंग खर्चे होते हैं, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई सेलिंग यूनिट से करना चाहिए। सवाल में इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थी नहीं ना, इसलिए इस तरह की चीजें इतनी केयरफुली नहीं ड्राफ्ट की गई होंगी। नेट कंट्रीब्यूशन 79.4, और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर
एफओएच कितना था फिक्स्ड? $1 million किधर था? $1 million पर मंथ था, और इसमें 450,000 की डेप्रिसिएशन थी, वो यहाँ एक्सपेंस में नहीं लिखनी? तो एक्सपेंस पे तो पूरी आएगी ना, तो 1 मिलियन से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। और उसके बाद और कोई खर्चा? रॉयल्टी लिख रहा हूं, चल रहे हैं अभी। और क्या आ जाएगा? रॉयल्टी 2.8। तो ये जो 2.8 है, अब इस पे अगर हम ये बहस करें कि इसको कैपिटलाइज करना है कि क्या करना है, तो बस ये एक्सपेंस है, तो रॉयल्टी आ गई 2.8। फिर इसके अलावा एडमिन भी हैं। एडमिन कितने हैं? 1.2 पर मंथ। तो कितने बन गए? 7.2। और उसके अलावा सेल्स प्रमोशन के ऊपर खर्चे हैं कितने? किधर हैं? किस पॉइंट में लिखे हुए? हाँ, सिक्स। और कोई चीज रह गई? है जी, तो क्या लिखें? क्या गलत आ रहा है? नहीं, 6 पूरा क्यों ना लिखें? है, पे हो गई है, हम एक्सपेंस बना रहे हैं, एक्सपेंस बना रहे हैं हम, कैश फ्लो नहीं बना रहे। कितना आ गया प्रॉफिट? 50। अच्छा जी, चलें सी का सवाल करते हैं। इसमें बताएं एतराज है कोई तो, जिसने भी किया करना था तो एतराज होना था। देखें, अगर हमने इस रॉयल्टी को प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाया, वो तो रॉयल्टी पे करने के लिए जिससे वो फार्मूला लिया हुआ है, उसको पे करते हुए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के हिसाब से पे करना है, लेकिन है तो उस फार्मूले का खर्चा, तो उसको अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट में मान लें तो फिर यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। ये मैंने कैश फ्लो तो नहीं बनाया, उसको तो कॉस्ट का हिस्सा बनाया है। पे करना, हाँ, यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि उसने कहा ही यही है कि जो पे करना है वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के हिसाब से करना है, तो उसको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से ही दिया है। अच्छा भाई, वो एक सवाल पढ़िए सीफैप का, और वो सवाल है RS नहीं, RS एंटरप्राइजेस के नाम से होगा, आखिर में होगा चैप्टर के। क्वेश्चन 17 पढ़ ले, मैं करता हूं सवाल, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं।
हाँ जी, अगर पैदल भी पढ़ रहे होंगे तो पढ़ लिया होगा अब तक। जी पढ़ लिया तो शुरू करूं। नवंबर 2008, 30 नवंबर 2008 गुजरा हुआ साल, और 30 नवंबर 2009 का बनाना है बजट, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। चल लेते हैं एक करके। सेल्स, इससे जो पहले सवाल किए बेशक कैश बजट के थे, लेकिन इससे पहले जितने भी सवाल किए उसमें ये स्प्रिंग केस के अलावा उसमें पिछले साल की टोटल फिगर्स को इनटू प्राइस चेंज इनटू क्वांटिटी चेंज चला रहे थे। इस सवाल में ऐसा नहीं कर सकेंगे। दोबारा, इससे पहले जितने भी सवाल किए उनमें पिछले साल का डाटा गिवन होता था और हम पिछले साल की टोटल सेल्स को इनटू वॉल्यूम चेंज इनटू प्राइस चेंज करके अगले साल की सेल निकालते थे। इस सवाल में ऐसा नहीं क्यों कर सकेंगे? डिस्काउंट भी है तो मसला नहीं है। दो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस अलग हैं और उनकी प्रोडक्शन ने चेंज होना है। एक की प्रोडक्शन ने बढ़ना है और दूसरे ने कम होना है, तो इसलिए हमें इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स और सेल प्राइस तक जाना पड़ेगा। तो इसमें पिछले साल की टोटल फिगर से हम इनटू प्राइस चेंज इनटू वॉल्यूम चेंज नहीं चल सकते। तो इनकम स्टेटमेंट का आधा पौना पेज छोड़ के वर्किंग वन सेल्स पे आ जाते हैं। ये नंबर ऑफ यूनिट्स वाली बात फिर सुन ले। पिछले सवालों में हमें पिछले साल की टोटल सेल गिवन होती थी और सेल प्राइस में चेंज, वॉल्यूम में चेंज परसेंटेज में थी, तो हम पिछले साल की टोटल फिगर पे ही इनटू 1.3 इनटू 0.95 कर लेते थे। लेकिन जहां पर दो प्रोडक्ट्स हैं, एक की सेल्स ने बढ़ना है और दूसरे की सेल ने कम होना है, तो इसलिए हमें इसमें परसेंटेज ग्रोथ नहीं पता, तो यूनिट्स और प्राइस तक जाना पड़ेगा। यूनिट्स और प्राइस अलग अलग निकालनी पड़ेगी। 2008 में कितने यूनिट्स थे? ए के 5400 थे और बी के, अच्छा बी की ना चूंकि प्राइस अलग है तो उसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक हमारा वो कॉर्पोरेट कस्टमर है जिसको हम एक स्पेशल डिस्काउंट देते हैं और बाकी फिर अवाम है, तो बी के दो हिस्से कर लेते हैं। एक वो स्पेशल सेल जो है, इसको कॉर्पोरेट कस्टमर है, मैं इसको स्पेशल कह लेता हूं, और एक नॉर्मल है। तो पिछले साल इस कॉर्पोरेट वाले को कितने बेचे थे? 20%, 3600 का 20%, 720 2880। ये आगे 2008 के यूनिट्स, तो ये यूनिट्स है ना। 2009 के यूनिट्स, चूंकि कॉस्ट आपने इम्तियाजी नंबरों से पास की है तो लिमिटिंग फैक्टर तो आपको आता ही होगा। इस सवाल में लिमिटिंग फैक्टर है, ये कैसे पता? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि however the production capacity is limited, और इस लिमिट की वजह से वो चाह रहा है कि ए को कुर्बान करे। तो हमें रैंकिंग करने की जरूरत नहीं है, रैंकिंग उसने खुद कर दी है कि प्रोडक्ट बी नंबर 1 है और प्रोडक्ट ए नंबर 2 है। तो हमें फिर वो लिमिटिंग फैक्टर वाला टेबल चेक करना पड़ेगा। आपने किसी और से कॉस्ट पढ़ी है, अगर कोई डिफरेंट फॉर्मेट है, जिसने जैसे सीखा हुआ वैसे कर ले। प्रोडक्ट यूनिट्स, सवाल में मटेरियल की लिमिटेशन है कि लेबर आर की मशीन आर की, कहां है? बस प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड लिखा हुआ है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड लेबर आवर्स की वजह से होती है या मशीन आवर्स की वजह से होती है? क्योंकि मटेरियल वो प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड नहीं होती, वो तो मटेरियल की सप्लाई लिमिटेड होती है। तो या तो लेबर आवर का मसला है या मशीन आवर्स का मसला है। तो लेबर आवर का ही होगा क्योंकि डाटा ही लेबर आवर का है, मशीन आवर का तो है ही नहीं। तो लेबर लिमिटिंग फैक्टर है। आपने लिमिटिंग फैक्टर का टेबल जैसे भी पढ़ा है वैसे कर लें, अगर आपको याद है किसी और टीचर से पढ़ा है तो। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं जितना टोटल अवेलेबल है। तो वो कितना अवेलेबल था? ये तो कहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, लेकिन कितनी? हमें यूनिट्स पिछले पता है, पर यूनिट लेबर आवर्स पता है, और ये बात पता है कि पिछले साल हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी 90% यूज की हुई थी। तो जो टोटल अवेलेबल था वो 5400 इंटू 5 प्लस 3600 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 90%, 54,000। ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। पहले बनाएंगे बी। कितने बनाएंगे? स्पेशल वाले के कितने होंगे? स्पेशल वाले के डबल हो जाएंगे। हम उस अगली दफा प्लान कर रहे हैं कि उसको डिस्काउंट ज्यादा दें, तो उससे वो अपनी परचेजेस डबल कर लेगा। दी बायर हैज एग्रीड टू डबल दी परचेजेस। अगर हम उसका डिस्काउंट रेट बढ़ा दें तो पिछले साल 720 था, तो अब वो 1440 करेगा।
और नॉर्मल वाले 30% बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, चूंकि बी में हम अच्छा कमाते हैं तो हम इसमें प्रमोशन करेंगे और उससे हमें उम्मीद है कि सेल्स वॉल्यूम 30% बढ़ जाएगा अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर। तो इसको 30% बढ़ा लें, 3744। तो बी के यूनिट्स हो गए 5184 और एक पे लगते हैं 6 घंटे, 31104, बाकी रह जाएंगे 22896। फिर दूसरा नंबर आएगा ए का बचा कुचा, डबल 2896 डिवाइडेड बाय 5, 4579। ये आ गए 2009 के यूनिट्स। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सॉल्व किया है। पॉइंट नंबर 1 और 2 की अंग्रेजी पढ़ के देख लीजिए, अगर इन यूनिट्स पे कोई एतराज है तो बताएं। यूनिट्स आ गए, सेल प्राइस चाहिए। सेल प्राइस जितनी पिछले साल थी उतनी ही होगी या बढ़ जाएगी? ये कहां लिखा है बढ़ जाएगी? सेल प्राइस कहां बढ़ेगी? सेल प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो सेल प्राइस फिर वही रहेगी, वही कही कौन सी? तो पिछले साल कितनी थी? पहला पैराग्राफ, ए की सेल प्राइस से 60% महंगा है बी, लेकिन ना ए पता था ना बी पता। तो फिर हमें पिछले साल की इक्वेशन बना के चेक करनी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें टोटल सेल्स पता है। तो अगर हम प्राइस ऑफ ए को रख लें x, तो फिर प्राइस ऑफ बी हो जाएगी 1.6x। तो फिर इक्वेशन बन जाएगी टोटल सेल्स कितनी? 5522। ये हो गया टोटल रेवेन्यू। ये बना होगा ए के यूनिट्स इंटू ए की प्राइस प्लस बी के स्पेशल वाले यूनिट्स इंटू 1.6x का 0.9 प्लस नॉर्मल वाले यूनिट्स इंटू 1.6x। x कहां है? ए की सेल प्राइस को, तो ए के यूनिट्स इंटू ए की सेल प्राइस, ए का रेवेन्यू, बी के यूनिट्स, बी की सेल प्राइस, नॉर्मल वाले और डिस्काउंटेड वाले। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 500। इसका मतलब हुआ कि प्राइस ऑफ ए हो गई 500 और प्राइस ऑफ बी हो गई 800। ये हो गई वर्किंग वन, जहां से हमें सेल्स रेवेन्यू मिलेगा 2009 का। अच्छा, वर्किंग वन चलो खोली हुई है, इसी में ही कर देता हूं, इससे नीचे चल रहा हूं मैं। टोटल सेल्स ए 4579 इंटू 500 रुपए, बी स्पेशल वाली
3.44 इंटू 800 का 0.85 और नॉर्मल वाली 3744 इंटू 800। वो ज्यादा नहीं हो गया? टोटल सेल्स डन। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही है और मटेरियल कॉस्ट पे आते हैं। इस सवाल में एक इंफॉर्मेशन की कमी है, तो इसलिए अजम्पशन ही बता देता हूं, अगर इख्तलाफ है तो ठीक है, होगा क्योंकि एम्बिग्विटी है। ये जो 2.4 केजी लिखा हुआ है पॉइंट 3 में, ये इनपुट लिखा होगा या ये वेस्टेज का नेट लिखा हुआ है? हाँ, तो ये एम्बिग्विटी है। ये असल में एग्जामिनर इस शेयर में शायद जो है ना वो 2.4 नेट दे रहा है, क्योंकि वो दोनों के डिफरेंट वेस्टेजेस से रिवर्स कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। इसने 2.4 नेट बताया है, ये सॉल्यूशन देख के पता चला ये उसने नेट बताया है, क्योंकि अगर ये इनपुट होता तो मटेरियल कॉस्ट इनपुट ही की कॉस्ट होती है और हमारा इस 10% और 4% से कोई लेना देना ना होता। तो उसने ये इनपुट निकलवाना है तो दोनों की वेस्टेज अलग अलग दी है, लेकिन ये सवाल का फ्लॉ है, उसको क्लियर मेंशन करना चाहिए था। चले मैं कह रहा हूं ये नेट है, तो हमें चूंकि यूनिट्स निकाल चुके, जिस वजह से सेल्स इनटू वॉल्यूम चेंज और इनटू प्राइस चेंज नहीं किया, उसी वजह से अब सारी प्रोडक्शन कॉस्ट इसी तरह ही चलेंगी। ऊपर से कई बात, जब हम लोग पहले सवालों में सेल्स पे इनटू वॉल्यूम चेंज इनटू प्राइस चेंज लगा रहे थे, तो वही वॉल्यूम चेंज मटेरियल लेबर ओवरहेड पे भी लगा रहे थे। अब जब सेल्स पे ही वॉल्यूम चेंज नहीं लगा पा रहे, इसमें दोनों के यूनिट्स अलग अलग निकालने पड़े हैं, तो अब हमें मटेरियल लेबर भी दोनों प्रोडक्ट्स की अलग अलग ही चलानी पड़ेगी। तभी पॉइंट 3 में पर यूनिट इंफॉर्मेशन है, तभी लेबर की भी पर यूनिट इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए अब हमें मटेरियल लेबर ओवरहेड सारे ही यूनिट्स के हिसाब से चलाने पड़ेंगे। तो मटेरियल टोटल किलो चाहिए और 1 किलो का रेट चाहिए, तो 1 किलो का रेट किधर है? उतना ही कितना ही, तो पिछले साल कितना था, तो फिर वो भी हमें निकालना पड़ेगा। 2008 में टोटल कितने किलो लगे थे? टोटल क्वांटिटी कितनी यूज हुई थी? ए के 5400 यूनिट्स बने थे और 2.4 केजी, लेकिन मैंने कहा ये नेट है, तो 0.96 500 और बी 3600 2.4 केजी डिवाइडेड बाय 0.9 9000। पिछले साल इसका 90 क्या? ठीक है भाई, हाँ जी 23100 इतने किलो लगे थे। 1 किलो कितने का था? टोटल मटेरियल कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, दोनों में लगता सेम मटेरियल ही है, दोनों में मटेरियल सेम है। कितने रुपए टोटल दिया हुआ है? 2310000 डिवाइडेड बाय 23100 केजी, तो 1 किलो पिछले साल 100 रुपए का था। ये 2008 है। 2009 में टोटल कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल होगी? ए 4579 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 0.96 11448 और बी में 5184 इंटू 2.4 केजी डिवाइडेड बाय 0.9 1213824 22527
और कॉस्ट पर केजी कितनी होगी? एवरेज करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ महीने और कुछ महीने और। कितने महीने और थे, कितने महीने और? 3 महीने 100 रुपए रहेगी और उसके बाद 110 रुपए हो जाएगी। 107.5। तो टोटल मटेरियल कंज्यूम बन जाएगा 30 नवंबर ईयर एंड है ना, तो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने सस्ता रहेगा और बाकी 9 महीने महंगा हो जाएगा। तो 25,272 केजी इंटू 107.5 2716,740 ये बजटेड मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल से आगे लेबर। लेबर के आवर्स तो पता है और लेबर का रेट 15% महंगा हो जाएगा। किसे? पिछला किधर है? निकालना पड़ेगा। वर्किंग 3 दोनों की एक ही लेबर है या अलग अलग है? एक ही है और लेबर का वेज रेट भी एक ही है, तो वो टोटल लेबर आवर्स तो ऑलरेडी ये निकाले हुए हैं, ये सब इस्तेमाल होने हैं, बस नया वेज रेट निकालना है। तो वेज रेट 2008 में कितना था? टोटल आवर्स 2008 में कितने इस्तेमाल हुए थे? 54,000 का 90% 48,600। तो लेबर पर आर कितनी थी फिर? टोटल इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आ रही है 777,600 डिवाइडेड बाय 48,616। कहां? क्योंकि पिछले साल टोटल कैपेसिटी का 90% इस्तेमाल हुए थे ना। ये 0.9 ये किया है, ये निकाल लें, ऐसे कर लें। और 2009 में क्या होगा? 2009 में वेज रेट 2009 में वेज रेट होगा 16 इंटू 15, तो पूरे 18 रुपए 40 पैसे 1 घंटे के दिया करेंगे और टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी 54,000 इंटू 18.4 99। कितने नंबर का था ये? अगर अभी हो तो 13-14 नंबर का होगा, 15 कर लें चले। FOH वेरिएबल और फिक्स अलग करने पड़ेंगे
क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो रही है। 40% फिक्स्ड थे और 60% वेरिएबल थे, और ये दोनों महंगे हो जाएंगे। किससे महंगे हो जाएंगे? पिछले साल की तरह। निकाल लेते हैं। पिछले साल टोटल वेरिएबल एफओएच कितने थे? 630 का 60%। लेकिन अभी हमने यूनिट से मल्टीप्लाई करना है तो पर यूनिट निकालने पड़ेंगे। तो पर यूनिट कितने थे वेरिएबल? जी, वो कह रहे अभी कि बी बनाने में ए से डबल थे, तो ए के कितने थे? ए को एक्स रख लेते हैं और बी 2x हो जाएगा। तो अगर वेरिएबल एफओएच पर यूनिट ऑफ ए एक्स है तो 3,78,000 बना होगा 5400x प्लस 3600 इंटू 2x 30। तो इसका मतलब है कि ए के लिए 30 था और बी के लिए 60। और अब 2009 में क्या होगा? 10% महंगा हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा और 66 हो जाएगा। तो 4579 इंटू 33 प्लस 5184 इंटू 66। 493251। आगे फिक्स्ड एफओएच महंगे हो जाएंगे तो वो तो ब्रैकेट में भी हो जाएंगे। उसके बाद सेलिंग एंड एडमिन, ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? सेलिंग एंड एडमिन कहां लिखा वेरिएबल है? एडमिन तो फिक्स्ड ही होते हैं, तो चूंकि उसने खुद कहा नहीं कितने फिक्स्ड और वेरिएबल, तो बस फिक्स्ड ही हैं, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर ही हो जाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी ये जो सवाल हम कर रहे हैं मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूं, इसके लिए कौन सा नॉलेज है जो मुझे एमएफए में पहले फार्मूले बताने थे फिर इन सवालों पे आना था? कुछ नहीं है, बस प्रायर नॉलेज है और हौसले सब्र के साथ चलना है बस। तो बजटेड P&L 2009 का सेल्स वर्किंग 1 6263,900 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल वर्किंग 2 2716, लेबर वर्किंग 3 993,600, वेरिएबल एफओएच 493,251, फिक्स्ड एफओएच हो जाएंगे 630, 40% 1.05 264600। ग्रॉस प्रॉफिट 1795709 और इसमें से माइनस हो जाएंगे सेलिंग एंड एडमिन। पिछले साल कितने थे? 8 लाख। ये हो जाएंगे महंगे 1 पॉइंट, और एक प्रमोशन के ऊपर खर्चा करेंगे हम पॉइंट नंबर 1 250। बस इतना सा सवाल था। 6609 बस ये इतनी सी बात थी। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।